साथियों नमस्कार। आज की इस क्लास के अंदर करंट अफेयर की सीरीज में हम मई की आज 5वीं क्लास देखेंगे और इसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य। मई का राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर मई का जो करंट अफेयर है वो हम देखने वाले हैं और साथ ही हम देखने वाले हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो साथियों जुड़े रहिए, चैनल पे बने रहिए, आपको बहुत ही ज्यादा जो है क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। इस पूरी सीरीज के अंदर आप लोगों का काफी अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, आप लोग काफी तन्मयता के साथ जो है वीडियो देख रहे हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर रहे हैं। आपको डेफिनेटली एग्जाम में वो जो है एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं हमारे इस वीडियो के अंदर। तो राष्ट्रीय परिदृश्य राज्य व्यवस्था की हम बात करें तो राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर देखो, कलकत्ता हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 से पश्चिमी बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। कलकत्ता का जो हाई कोर्ट है 2010 से जो पश्चिम बंगाल में ओबीसी के जो सर्टिफिकेट थे उनको रद्द कर दिया गया है और ये 77 समुदाय को जो बांटे गए थे, 77 समुदाय को ये जो सर्टिफिकेट है ओबीसी के ये बांटे गए थे। इन 77 समुदाय को तत्कालीन पश्चिम बंगाल सरकार ने सर्टिफिकेट जारी किए थे, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए थे। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा सेवा और पदों की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधान को चुनौती देने वाली एक याचिका के संदर्भ में यह निर्णय दिया गया है। मतलब एक याचिका लगी थी हाईकोर्ट के अंदर, पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट के अंदर, और उसमें जो है ओबीसी के लगभग 77 जो है 77 ओबीसी के सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए थे, तो ओबीसी कैटेगरी से वो बाहर थे। ठीक है, अब आगे देखो, इतना ही है इसमें इंपॉर्टेंट, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए भी, हालांकि मेरे को लगता नहीं इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना है कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो किस केस के आधार पर दिया है। तो देखो 1999 के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले, ओबीसी कोटा के कार्यान्वयन पर इंदिरा साहनी के फैसले ने ओबीसी सूची में जातियों को शामिल करने के लिए पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा को अनिवार्य कर दिया था। पश्चिम बंगाल ने ओबीसी को 17% आरक्षण का प्रावधान है। पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग दो वर्गों में बटा हुआ है, ओबीसी ए, ओबीसी बी। ओबीसी ए से तात्पर्य अति पिछड़ा से है और जबकि ओबीसी बी में पिछड़ा वर्ग का प्रावधान रखा गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ये चीज कि ओबीसी ए और ओबीसी बी। बाकी आपको इतना ध्यान रखना है केवल कि पश्चिम बंगाल ने अभी ओबीसी के सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे देखो, हिंदू विवाह तभी वैध होगा जब उसे उचित रीति से समारोह के साथ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, बहुत बड़ा जो है स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हिंदू विवाह जो है, हिंदू विवाह एक संस्कार है और इसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7A के तहत तब तक मान्यता नहीं दी जा सकती जब तक इसे उचित रीति और समारोह के साथ नहीं किया जाता। कोर्ट ने कहा है कि जहां हिंदू विवाह, कोर्ट ने क्या कहा है, जहां हिंदू विवाह लागू संस्कारों या सप्तपदी जैसे समारोह के अनुसार नहीं किया जाता है वहां विवाह को हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा। मतलब जो भी आपकी रस्में रवाज होती है, जो जैसे फेरे होते हैं हिंदुओं के अंदर, जो 7 फेरे होते हैं, अगर किसी ने वो नहीं लिए तो वो हिंदू विवाह वैध नहीं माना जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके तहत क्या है कि एक वैध विवाह के लिए अपेक्षित समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए। जो आयोजन हमारे जो शादी होती है, सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं, कार्ड देते हैं, जीमने आते हैं, है ना, जीमने आते हैं देखो, और कोई मुद्दा विवाद उत्पन्न होने पर उक्त समारोह के प्रदर्शन का प्रमाण होना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि विवाह कोई व्यावसायिक लेन देन नहीं है। इसके तहत एक पुरुष और एक महिला को बीच पवित्र संबंध स्थापित करना होता है। इसके अलावा कोर्ट ने दंपत्ति के विवाह प्रमाण पत्र को हिंदू विवाह के प्रमाण पत्र के रूप में अमान्य घोषित कर दिया है। यह संबंध भविष्य में एक विकसित परिवार के लिए पति पत्नी के दर्जा प्राप्त हो और जो भारतीय समाज की एक बुनियादी इकाई हो। तो कहने का मतलब है कि अब आपको जो है हिंदू विवाह करना है तो रस्मों रिवाजों के साथ ही करना पड़ेगा। अगर आप सीधे जाके मंदिर में शादी कर लेते हैं, ठीक है, या फिर बिना फेरे करे या बिना रस्मों के निभाए अगर शादी कर लेते हैं तो वो विवाह मान्य नहीं होगा, ध्यान रखना। मामला क्या था, मामला था कि ये मामला डोली रानी और मनीष नामक दंपत्ति का था। ये दोनों प्रशिक्षित पायलट हैं। पायलट पता है आपको, प्लेन उड़ाते हैं, दोनों क्या है, ट्रेनी पायलट हैं, और दोनों ने 2021 में मार्च महीने में सगाई की थी। उसके बाद जुलाई में एक मंदिर में जाकर तथाकथित रूप से विवाह करके एक प्रमाण पत्र ले लिया और उसी के आधार पर विवाह का पंजीकरण करा लिया था। मतलब मंदिर में जाके शादी कर ली दोनों ने और फिर वहां पर जो है पंजीकरण करा लिया। दोनों के परिवार ने उनका विवाह हिंदू रीति रिवाजों से करने के लिए 25 अक्टूबर 2024 की तिथि तय की, लेकिन आपसी मतभेद बढ़ने के कारण यह मामला तलाक लेने तक कोर्ट पहुंच गया। यही रीजन होता है कि ना, जब शादियां दोनों परिवारों के सामने नहीं होती है तो उन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली, और ये जो अब
जब उनकी एक्चुअल में शादी करानी चाहिए तो उससे पहले इन दोनों में विवाद बढ़ गया किसी बात को लेकर, और फिर इन दोनों का जो है तलाक तक कोर्ट पहुंच गया। इसके विवाह में सप्तपदी का संस्कार मतलब 7 फेरे और विवाह का आधिकारिक समारोह या रीति रिवाज के तहत नहीं किया गया था, है ना। आपको पता है मंदिर में तो क्या है कि समारोह तो कोई हुआ नहीं, केवल 7 फेरे या जो भी है वरमाला वगैरह पहन के, जो भी पिक्चरों में होता है, हिंदू पिक्चरों में देखा है आपने, जो बॉलीवुड की फिल्में होती है, हीरो लेके चल जाता है हीरोइन को और वहां पर जो है मंदिर के अंदर उसका दोस्त होता है और वो सारी अरेंजमेंट करा देता है और फिर वरमाला पहनते हैं और शादी हो जाती है, पीछे पीछे गुंडे आते हैं, देखा है ना। इस तरह से अगर कोई विवाह करता है तो वो मान्य नहीं है, कहने का मतलब ये है। इस मामले में अन्य बातों के अलावा अदालत के सामने प्रश्न यह था कि क्या सप्तपदी के बिना कोई हिंदू विवाह को वैधानिक मान्यता दी जा सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको शादी करनी है तो आपको 7 फेरे तो लेने ही पड़ेंगे समारोह करके, मतलब समारोह करके समाज के सामने शादी होती है तो वो शादी वैलिड मानी जाती है और शादी वो लंबे समय तक भी टिकती है। आजकल का जो कल्चर है, कल्चर ये है कि अगर समाज के सामने अगर शादी नहीं होती है तो आपसी मन जब होता है तो उनको समझाने वाला कोई नहीं होता और फिर ये मामले जो तलाक में परिवर्तित होते हैं। तो दोस्तों, हिंदू विवाह समारोह अगर आपको करना पड़ेगा हिंदू विवाह करने के लिए, और उसके साथ साथ जो है आपको 7 फेरे भी लेने पड़ेंगे। आगे देखो, अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किए बिना सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन किए बिना सार्वजनिक उद्देश्य, जैसे सरकार को अगर कोई जमीन को अपने अधिग्रहण करनी है तो उसके लिए जो पूरी प्रोसेस है उस प्रोसेस का पालन करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करती है सरकार प्रोसेस का पालन तो वो असंवैधानिक माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 16 मई को निर्णय दिया है कि अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन किए बिना सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण क्या है, असंवैधानिक है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार के रूप में संरक्षित है। कोई मुझे कमेंट में बताएगा कि संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार एक मैं आपको बता देता हूं, संपत्ति का अधिकार एक क्या था, मूल अधिकार था जो था ना, लेकिन इसको जो चेंज करके दूसरे अनुच्छेद के अंदर डाल दिया गया है और वहां से उस अनुच्छेद को हटा दिया गया है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि संपत्ति का अधिकार जो है कौन से अनुच्छेद के अंदर दिया गया है। संवैधानिक अधिकार, इसकी व्याख्या एक मानव अधिकार के रूप में भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण हेतु भूवासियों के हितों की रक्षा के लिए यह आदेश जारी किया है। इसके आदेश के अनुसार सरकारों के पास लोगों की संपत्तियों के अधिग्रहण करने का अधिकार तो है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा, मतलब पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा। अर्थात उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना निजी संपत्ति का अधिग्रहण असंवैधानिक है। ये लो आगे आपके सामने आई गया, मैंने अभी क्वेश्चन पूछा और ये आंसर आ गया। संपत्ति अधिग्रहण के दौरान सरकार को अनुच्छेद 301 के तहत 7 उप अधिकारों का पालन करना होता है। संपत्ति के अधिकार की हम बात कर लेते हैं। जब हम संविधान में मूल अधिकार पढ़ते हैं तो वहां पर हमें जो है अधिकार देखने को मिलते हैं, जिसमें एक अधिकार आता है संपत्ति का अधिकार। इसके बारे में थोड़ी सी हमें चर्चा भी करनी पड़ती है, और वो चर्चा क्या है कि मूल संविधान में अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार क्या था, मौलिक अधिकार था। लेकिन केंद्र सरकार ने 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में, और इसके बाद जो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और उसको जो है अनुच्छेद 301 के तहत संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया, संवैधानिक अधिकार। मूल अधिकार नहीं रहा, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। और अनुच्छेद 301 के तहत कानूनों के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। कानून बनाकर ही आप संपत्ति का जो है क्या कर सकते हैं, छीन सकते हैं, किसी व्यक्ति की संपत्ति ले सकते हैं, अधिग्रहण कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पता है सरकार कौन सा कानून बनाती है, भूमि अधिग्रहण कानून। भूमि अधिग्रहण कानून बनाती है और उस कानून में जो जो प्रोसेस है उसको पालन करना अनिवार्य है। अगर किसी को मुआवजा देना है या किसी को जमीन देनी है, जमीन के बदले जमीन, तो जमीन भी देनी पड़ेगी और मुआवजा भी देना पड़ेगा। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत क्या है, कानून का अधिकार का एक अभिन्न अंग है। तो ये 7 उप अधिकार है। पहले उसको नोटिस दिया जाएगा कि हम आपकी संपत्ति लेने जा रहे हैं, फिर उसको सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा कि नहीं आप यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे मेरा जीवन यापन होता है, जो भी है उसका जो है नोटिस का जवाब लिया जाएगा उससे। अगर वो जवाब तर्कपूर्ण या तर्कसंगत है उसके बाद वो निर्णय किया जाएगा उसका कि क्या इस जमीन को छोड़ा जा सकता है, क्या ये लिया जा सकता है। देश हित में तो लिया जाएगा तो उसको उचित मुआवजा, ठीक है, वो सारी चीजें दी जाएगी। साथ ही हम बात करें तो केवल सार्वजनिक जरूरतों के लिए अधिग्रहण किया जाएगा। ऐसे नहीं कि किसी अडानी को या हमें अंबानी को वो जमीन देनी है तो उसका अधिग्रहण कर लिया। केवल सार्वजनिक जरूरतों के लिए,
जिससे बड़े बड़े जिसमें बड़े क्षेत्र पर क्या हो, लोगों का हित हो, तो तभी ये जो है सारी चीजें की जा सकती है। फिर जिसकी जो जमीन ली जाएगी उसको जो है पुनर्वास, मतलब कहीं और जमीन दी जाएगी या फिर उसको जो है मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद जो है कुशल और समय सीमा के अंदर, मतलब एक निश्चित समय सीमा होगी कि हमको जो है 4 महीने में या 1 साल के अंदर जो है ये संपत्ति को अधिग्रहण करना है, तो पूरी प्रोसेस उसके अनुसार अपनाई जाएगी और उसी टाइम के अंदर उस जो व्यक्ति की जमीन है उसको पुनर्वास या संपत्ति देनी होगी या फिर उसको मुआवजा देना होगा। और इसका जो निष्कर्ष का अधिकार जो दिया गया है, इसमें कोई भी शर्त पालन नहीं करने पर अगर सरकार कोई पालन नहीं करती है, अधिकारी कोई पालन नहीं करते हैं, कोई भ्रष्टाचार होता है, तो इसके अंदर क्या है कि उसका जो कानून का उल्लंघन असंवैधानिक माना जाएगा। कानून का उल्लंघन असंवैधानिक माना जाएगा। जैसे 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 का भूमि ग्रहण और पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, इसके तहत जो है ये सारी चीजें की जाती है। आगे देखो अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम अनुसूचित किया गया है। अंतर सेवा संगठन की हम बात करें तो रक्षा मंत्रालय द्वारा यह अनुसूचित किया गया है और 10 मई 2024 को यह लागू हुआ है। इससे क्या होगा, अंतर सेवा संगठनों के प्रभावी आदेश, नियंत्रण, कुशल कामकाज को बढ़ावा देने वाले संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और इसे 15 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की सहमति भी प्राप्त हो चुकी थी। ठीक है, तो ये अधिकार क्या है कि ये जो है ये अधिनियम ISO के कमांडर इन चीफ और ऑफिसर इन कमांड की प्रत्येक सेवा की विशिष्ट व्यक्तिगत सेवा की शर्तों को बिना छेड़े अनुशासन और प्रशासन को प्रभावी बनाए रखने के लिए अपने अधीन सेवारत सेवा कर्मियों पर नियंत्रण रखने का ये अधिकार देता है। यह अधिनियम भारतीय सेना को एकीकृत थिएटर कमांड को पुनर्नियोजित और पुनर्गठन से पहले लागू किया गया। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि ये जो है कब लागू है, 10 मई 2024, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चंस जो है मैटर को देखते आपको समझ में आ जाता है कि इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं या नहीं आ सकते। ठीक है, तो आपके राजस्थान के एग्जाम्स के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये है अनुच्छेद संविधान का 39B। ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि एक तो जो है इसमें करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, दूसरा इसका जो क्या बेसिक क्या है, अनुच्छेद 39B का बेसिक क्या है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के DY चंद्रचूड़ साहब, उनकी अध्यक्षता में 9 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई की थी। तो 9 जज ये हैं DY चंद्रचूड़ साहब, ऋषिकेश, BN नागरत्ना, सुधांशु धूलिया, पारदीवाला, आप ये देख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस अध्यक्षता किसने की थी, DY चंद्रचूड़ साहब। सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई की प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका सहित कुल 16 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। अब ये याचिकाएं क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो POA मतलब प्रॉपर्टी ऑफ ओनर एसोसिएशंस ने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट के अध्याय 8A के विरुद्ध याचिका दायर की थी। अब ये क्या है कि हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1986 में जोड़े गए इस अध्याय के तहत प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार को जीर्ण शीर्ण इमारतों और उसकी जमीन को अधिग्रहित करने का अधिकार है। मतलब कोई इमारतें जीर्ण शीर्ण हो गई है, मतलब गिरने वाली है, या ढांचा मतलब पुराना हो चुका है, जर्जर हो चुकी है इमारतें, उनको और उसकी जमीन को अधिग्रहण करने का क्या है, अधिकार है, बशर्ते उसके 70% मालिक ऐसा अनुरोध करें। अनुच्छेद 39B के तहत दायित्व को लागू किया जाता है कि इस अधिनियम को 1986 में संशोधित किया गया था। इसमें धारा 1A जोड़ा गया जिसके तहत भूमि और भवनों को प्राप्त की योजनाओं को क्रियान्वित करना शामिल था ताकि उन्हें जरूरतमंद लोगों को हस्तांतरित किया जा सके। याचिका के तहत यह तर्क दिया गया कि इस अध्याय के प्रावधान संपत्ति के अधिकारों के प्रावधान का उल्लंघन करते हैं। अब वो अभी मैंने ऊपर जो संपत्ति का अधिकार बताया था उसी से रिलेटेड है कि किसी भी व्यक्ति की अगर संपत्ति को हम अधिग्रहण करते हैं तो उसे कानून के तहत किया जाएगा। तो ये महाराष्ट्र ने कोई कानून बनाया था तो उस कानून के विरोध में जो है ये गए थे। अब इस याचिका के तहत निम्नलिखित मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय की संविधान को व्याख्या करेगा। क्या निजी संपत्ति संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत समुदाय के संसाधन के अंतर्गत आती है, पहली बात। दूसरी बात, क्या राज्य किसी व्यक्ति या समुदाय की निजी संपत्ति को लोक हित के लिए अपने नियंत्रण में ले सकता है? क्या निजी संपत्ति को बिल्कुल ले सकता है ना, ये तो मैं बताऊं आपको। क्या राज्य उस संपत्ति को अधिग्रहण और पुनर्वर्तित कर सकता है क्या? तो इस 3 पॉइंट पर जो है
संविधान की न्यायिक पीठ है उसको क्या करनी है, जो न्यायालय की संवैधानिक पीठ है उसको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। हम बात करें अनुच्छेद 39 बी। 39 बी क्या है, एक नीति निदेशक तत्व है, आपको पता है ना। इसके अंतर्गत जो है राज्य प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों को आवंटन इस प्रकार करेगा जिससे अधिकतम लोगों का हित हो। अर्थात राज्य को यह अधिकार है कि वह लोक हित के लिए सामुदायिक या निजी संसाधनों का उचित रूप से बांट सकती है और नीतियों भी बना सकती है। अनुच्छेद 39 बी क्या कहता है कि राज्य जो है अधिकतम लोक हित को देखते हुए निजी और सरकारी दोनों तरह की जो संपत्तियां उनको आपस में बांट सकती है, उनके लिए नीतियां बना सकती है। राज्य के पास अधिकार होने के बावजूद अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण किया गया है तो उसके पास सरकार को चुनौती देने का न्यायिक विकल्प भी उपलब्ध है। राज्य की निजी संपत्ति पर अधिकार को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है कि अधिग्रहण लोकहित में नहीं है, लोकहित में नहीं है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को, अडानी या अंबानी को जो है लाभ देने के लिए जो है अधिग्रहण किया जा रहा है। राज्य ने बदनीयती से संपत्ति कब्जे में ले ली है, मतलब उसका जो है मोटो कुछ और है। यदि यह अधिग्रहण पर बाजार भाव से मुआवजा नहीं मिलता हो, मुआवजा भी इसमें देना जरूरी है। अब देखिए शक्ल, आगे देखो, देश में पहली बार मुख्यमंत्री के साथ राष्ट्रीय राजनीतिक दल को भी घोटाले का आरोपी बनाया गया। अब ये क्या है, इसके बारे में देखो चर्चा करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है ना, सीबीआई से ज्यादा ईडी पॉपुलर है। दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के को पहली बार आरोपी बनाया है। मतलब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को भी और दूसरा उसकी पूरी पार्टी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी है आम आदमी पार्टी, तो आदमी के साथ साथ किसी पार्टी को जो है दोषी बनाया। तो ये पहला क्या है, पहला मामला आया है सामने। ये पहला मौका है जब किसी राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी को क्या बना, राष्ट्रीय राजनीतिक दल को क्या है, आरोपी बनाया गया है। राजनीतिक दल पर मुकदमे का आधार क्या है, ईडी ने इस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 70 के तहत कार्रवाई की है। मतलब पीएमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग है ना, कंपनियों के अपराध से संबंधित है। धारा 70 एक राजनीतिक दल पर मामला दर्ज करने का अधिकार देती है और धारा 70 के तहत अब किसी कंपनी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय व्यवसाय संचालित करने वाली इकाई का हिस्सा होने के नाते प्रभारी या जिम्मेदार था, उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो आम आदमी पार्टी के ऊपर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो है संलिप्तता के कारण उन्हें क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया था। तो एक व्यक्ति और उसकी पार्टी पर जो है ये अपराध, ये मुकदमा चलाया गया, जो कि एक पहला मामला है। ठीक है, तो ये है ईडी की। हम बात कर लेते हैं ईडी के बारे में, आपको पता होना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय है, ये क्या है, एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध धन को वैध करने के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघनों की जांच करता है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग से मतलब होता है कि जो अवैध धन है, जो काला धन है, उसको व्हाइट करने का काम करता है, मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। कौन, प्रवर्तन निदेशालय ईडी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करता है। इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। ईडी के वर्तमान निदेशक कौन है, राहुल नवीन, दो नाम नहीं है, एक नाम है, राहुल नवीन, है ना। इसके जो मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। रीजनल ऑफिस कहाँ है, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता। ठीक है, आगे देखो, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के तहत नागरिकता प्रदान की गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद 15 मई 2024 को पहली बार 14 लोगों को नागरिक प्रमाण पत्र सौंपे गए हैं। ठीक है, ये नागरिकता पोर्टल के माध्यम से उनके आवेदन ऑनलाइन संधारित होने के बाद दी गई है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम की हम बात कर लें तो ये अधिनियम जो है 11 मार्च 2024 को देश में लागू हो गया है। इस अधिनियम के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था और इस अधिनियम में 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। मतलब 31 दिसंबर 2014 की डेडलाइन है। अगर इससे पहले ये निम्न जो धर्म है, हिंदू हो गया, सिख हो गया, बौद्ध हो गया, जैन, पारसी, ईसाई, अगर ये जो धर्म के लोग हैं अगर अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर भारत आए हुए हैं तो उनको क्या है, नागरिकता भारत की दी जाएगी। तो ये इसमें उल्लेख किया हुआ है। ये भारत के 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का कानून है। CAA 2019 से पहले किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल में जो है भारत में रहना अनिवार्य था। मतलब इस कानून से पहले जो है क्या था, 11 साल अगर आप इन देशों से आए हो और 11 साल इंडिया में रह रहे हो तब जाके आपको नागरिकता मिलती थी। लेकिन अब इन्होंने एक डेडलाइन फिक्स कर दी, अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर कोई भी आया हुआ है तो उनको जो है नागरिकता मिलेगी। इसमें मुस्लिम धर्म नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन अब पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए यह समय अवधि 5 साल की कर दी गई है। ठीक है, तो ये है हमारा जो है क्या, राष्ट्रीय करंट अफेयर। राष्ट्रीय करंट अफेयर हमारा ये था। और आज के करंट अफेयर हमने बहुत सारे जो है करंट अफेयर के साथ साथ बेसिक चीजें भी क्लियर की थी, जिसमें मोस्टली संविधान से जुड़ी हुई, मूल अधिकारों से जुड़ी हुई, नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ी हुई चीजें थी। तो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो इसी फॉर्मेट में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो करंट अफेयर के साथ साथ हमें ये नॉलेज होना भी जरूरी है कि संविधान में जो है हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं। तो हमारे पास जैसे ही जो चीज आई, टॉपिक आया, तो टॉपिक की हमने व्याख्या करी। तो इस तरह से जो है इस समग्र और स्मार्ट स्टडी की आपको जरूरत है। तो करंट अफेयर और आर्थिक समीक्षा के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आर्थिक समीक्षा की क्लास होती है आपकी इवनिंग में और करंट अफेयर की क्लास होती है आपकी मॉर्निंग में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम मई की जो करंट अफेयर इसको पूरा करेंगे, उसके बाद हम जून की करंट अफेयर लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।